Good morning students, this is your Neetu ma'am and welcome to the online classroom of DSA. NDA English we have started and I hope आपको English समझ आ रही है. बेटा I have told you earlier, NDA का जो English part है that is some bit different from the state board pattern. तो स्टेट बोर्ड में हम सिर्फ पैसेज पढ़ रहे हैं और उस पैसेज पे हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं या हम सिंपल ग्रामर कर रहे हैं, बट दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रॉम दैट एंड लिटिल बिट ऑफ हायर लेवल फ्रॉम दैट. तो उस हायर लेवल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स बहुत अच्छे से करने हैं. सेकेंड, उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चनरीज सॉल्व करनी है. दैट मीन्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं. एंड एज यू ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ही आपका उस कंसेप्ट के ऊपर कमांड बनेगी. तो स्टूडेंट, एज आई विल कंप्लीट द सिलेबस एंड वील डू द रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस 2 to 3 times. बट अभी भी हम हर एक टॉपिक के रूल्स कंसेप्ट करने के बाद उस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट करते हैं ताकि आपको बेसिक लेवल भी आ जाए, आपको डिफिकल्ट लेवल भी आ जाए और आपको एनडीए बेस्ड क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस भी हो जाए. तो वी हैव कंप्लीटेड टेंस टुडे. टेंसेस एंड टाइम वी हैव कंप्लीटेड. मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल्स भी उसके साथ किए. अब वी आर गोइंग टू चेक वेदर जो रूल्स आपने पढ़े हैं, are you able to apply those rules in the sentence or not? Are you able to solve the questionnaires or not? So are you ready to solve the practice set? So let's start. So students, let's have some questions based on error of tense. इसमें टेंस की गलती है और जो रूल्स मैंने आपको कल, परसों और 2 दिन पहले सिखाए हैं उन्हीं रूल्स के ऊपर यहाँ पर गलती है. तो जस्ट रिकॉल द रूल्स. ये प्रैक्टिस सेट करने के पहले आपको सारे रूल्स का एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट. शी हैज बॉट अ कार 2 years ago. नाउ सी, शी हैज बॉट अ कार 2 years ago. यहाँ पे टाइमिंग एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पर हैज ब्रॉट दिया है, हैज बॉट दिया है. हैज बॉट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट. हैज बॉट प्रेजेंट परफेक्ट. अब हमने ये रूल किया है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी टाइमिंग नहीं लगता है. तो एरर कहाँ है? एरर कहाँ है? एरर यहाँ है. उसने 2 साल पहले कार खरीदी थी. कार खरीदी थी 2 साल पहले, 2 years ago. तो एरर यहाँ है. प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी टाइमिंग एक्सप्रेशन नहीं लगता है और अगर टाइमिंग एक्सप्रेशन लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा. तो क्या लगेगा यहाँ पर? पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस, पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा. नाउ सी, शी हैड बॉट. शी हैड बॉट या शी बॉट, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो आप. शी बॉट या शी हैड बॉट. क्लियर? बट शी हैज बॉट इज अ एरर. ओके, फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया. अब ये सेंटेंस आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है और सेंटेंस कंप्लीशन में आ सकता है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कैसे आएगा बेटा? आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और हैज बॉट को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उस हैज बॉट अंडरलाइंड पार्ट के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4th ऑप्शन रहेगा नो इंप्रूवमेंट. तो आपको बेस्ट ऑप्शन अंडरलाइन पार्ट के लिए सप्लाई करना है. ओके, सेंटेंस कंप्लीशन में कैसे आएगा ये सेंटेंस? आपको इस जगह ब्लैंक दिया रहेगा सेंटेंस में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में. उन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से आपको बेस्ट वर्ड वहां सप्लाई करना है. ओके, नाउ चेक आउट द सेकंड सेंटेंस. द हाउस वाज बिलोंगिंग टू हिम. रिमेंबर हमने टेंस का रूल किया है. बिलोंगिंग कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, जिसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता. बताया था मैंने आपको, हियरिंग, सीइंग, बिलोंगिंग, इट इज एन एरर. तो एरर कहाँ है? यहाँ. इसकी जगह क्या होगा? बिलोंग्ड. बिलोंगिंग इज अ रॉन्ग वर्ड. बिलोंगिंग की जगह होगा बिलोंग्ड. Okay, now check out the next sentence. She swept the floor. She swept the floor. Swept मतलब साफ करना.
वो अपना घर साफ कर रही थी। व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर, कॉल्ड ऑन हर मीन्स जब मैंने उसको कॉल किया था, जब मैंने उसको फोन किया था, वो अपना घर साफ कर रही थी। अब इससे मिलता जुलता कल हमने एक सेंटेंस किया था बेटा कि आई वॉश द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन। रिमेंबर, अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूं, नाउ सी, आई वॉश द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन। सेंटेंस का फील क्या आ रहा है? मैंने फ्लोर वॉश किया था जब पेंटर चला गया था। तो पहले क्या काम हुआ था? पहले पेंटर गया था, बिकॉज ये पास्ट परफेक्ट है। ओके, अब ये पास्ट परफेक्ट वाला रूल है कि जब दो एक्शंस पास्ट में हुए हैं, जो पहला एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट, जो दूसरा एक्शन हुआ है वो V2। क्लियर? अब उससे पहले हमने पास्ट टेंस में एक रूल किया था कि अगर कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है, कोई प्रोसेस में है और उस समय ही दूसरा कोई एक्शन स्टार्ट होता है, तो जो प्रोसेस में है उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस, और जो दूसरा एक्शन शुरू हुआ उसके लिए पास्ट टेंस। रिमेंबर, ही वॉज रीडिंग व्हेन ही कॉल्ड हिम, या आई वॉज रीडिंग व्हेन ही कॉल्ड मी। इसको हमने क्या आपको हिंट दिया था कि while और when लगा के आप ये रूल कर सकते हो। While I was reading, he called me. जब मैं पढ़ रही थी उसने मुझे कॉल किया। ओके, he was reading when I called him. वो पढ़ रहा था जब मैंने उसको कॉल किया। तो सेंटेंस में एक पास्ट कंटिन्यूअस होगा और एक सिंपल पास्ट होगा। जो काम चालू है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम शुरू हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट। नाउ चेक आउट, शी स्वेप्ट द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड हर। अब कॉल्ड हर, मैंने उसको कॉल किया, तो वो क्या कर रही थी? वो फ्लोर स्वेप्ट कर रही थी। तो फ्लोर स्वेप्ट कर रही थी, दैट मीन्स वो फ्लोर धो रही थी। दैट मीन्स यहां आएगा वॉज स्वीपिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक रूल ये बन गया आपका, एक रूल ये बन गया और एक रूल ये बन गया। सी, दो अलग अलग रूल का रिवीजन एक साथ। यहाँ पर वॉज स्वीपिंग, शी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर व्हेन आई कॉल्ड हर। दैट मीन्स अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब हैं जिसमें एक प्रोसेस का है और एक दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ है, और वो प्रोसेस वाला वर्ड पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, दूसरा वाला सिंपल पास्ट में। उसी से मिलता जुलता, अगर पास्ट में ही दो एक्शन हुए हैं जिसमें से एक एक्शन पहले हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट, दूसरा एक्शन बाद में हुआ है तो वो सिंपल पास्ट। ओके, नाउ चेक आउट, ही डिडंट न्यू द आंसर। नाउ सी, यहाँ पे लिखा है डिडंट न्यू। हमने सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स किए थे। सिंपल पास्ट टेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंस भी किए हैं, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी किए हैं। याद है बेटा? अब देखो सारी चीजें यहाँ काम आ रही हैं। अगर आपने वो बेसिक पढ़ा है तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नाउ डिडंट का मतलब डिड नॉट, डिडंट का मतलब डिड नॉट। डिड किसके लिए लगा है? पास्ट टेंस के लिए। मैंने आपको बताया था नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, उसको जिस टेंस में आप यूज कर रहे हो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगता है। डिड कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट टेंस का। तो अगर डिड नॉट लिखा है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात है। ओके, नाउ चेक दिस न्यू। न्यू पास्ट टेंस है नो का, न्यू पास्ट टेंस है नो का, V2 फॉर्म है नो का। अब मैंने आपको रूल कराया था कि एक सेंटेंस में एक ही टेंस के दो फॉर्म नहीं लगते। अगर यहाँ डिड लग गया तो यहाँ V1 लगेगा, अगर डिड नहीं होता तो V2 लगता। क्लियर? अगर डिड लग गया, डिड के बाद हमेशा V1 ही लगेगा, डिड के साथ V2 नहीं लगता पास्ट टेंस में, और अगर V2 लगता है तो डिड नहीं लगेगा। तो क्या होगा? एरर डिड में है कि न्यू में है? अब ये बताइए, डिड नॉट लगेगा कि न्यू लगेगा? सी, नॉट लगाना है तो नॉट के साथ हमें डिड तो जरूर चाहिए ही चाहिए। हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट से पहले हमें डिड चाहिए, तो यहाँ पर नो लगेगा न्यू की जगह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिड नॉट नो। द आंसर विल बी डिड नॉट नो।
That is didn't know. Now see the last sentence. She had been knowing him for 2 years. Had been knowing. हमने उस दिन भी रोल किया है बेटा, know plus ing नहीं होता. Knowing is a wrong verb. Knowing कभी हम यूज नहीं करते. क्या चाहिए हमें? Know, knew या known. This is V1, this is V2, this is V3. But knowing नहीं. Okay. Now she had been knowing. तो she had been knowing गलत. अब यहाँ पर for 2 years आपको हिंट दिया है. That means perfect tense यूज होगा. Perfect since और for वाला यूज किया है हमने perfect tense में. For और since यूज ही perfect tenses में होते हैं. चाहे वो present perfect हो, चाहे वो future perfect हो, चाहे वो past perfect हो. Okay, अब यहाँ for 2 years की बात हो रही है. That means past perfect है. 2 years मतलब पहले past. For 2 years means past perfect. अब सी यहां पर होगा had known. That means past perfect. Clear? I hope these sentences are clear to you all. Note down these sentences in your register. First of all, just note down the question. Then write down the answer with the explanation as per your comfort zone. How you will understand the rule, how you will write the explanation of the rule. Beta, why I am telling you to write the explanation of the rule or the sentence? Because अभी तो आपने करेक्ट आंसर लिख लेना है, लेकिन जब आप उसको रिवाइज करोगे, आप कैसे याद रखोगे कि यहाँ पर किस कारण से ये सही आंसर आया है? रॉन्ग आंसर रॉन्ग क्यों है, करेक्ट आंसर करेक्ट क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए. तो आपको जैसे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, बट जस्ट राइट द एक्सप्लेनेशन देयर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. Okay, so I hope these 5 sentences are clear to you. Now I'll do the next set of sentences. Now students, there are some more sentences based on an error of tense. और जो मेन एरर बार बार आता है, आई एम हियर विद 2 सेंटेंस ओनली. अभी जैसे हमने एरर किया knowing वाला, that means knowing is a wrong verb form. Know is the verb of coignition. Verbs of perception and verbs of coignition में कभी भी ing लगाकर हम continuous form नहीं बना सकते. Okay, उन्हीं verb forms के ऊपर we are having some more sentence. Check it out. These grapes are tasting sour. Sour means खट्टा. Tasting taste कर रहे हैं. ये अंगूर खट्टे हैं. ये अंगूर खट्टे टेस्ट कर रहे हैं. ये अंगूर खट्टे हैं. Now see, तो tasting is a wrong, correct is taste. Now why taste? S क्यों नहीं आया? Because ये plural है, plural के साथ V1 लगता है. Okay, इसी से मिलता जुलता next. बेटा मैं सारे रूल पे बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगी आपको, ताकि आपको जब भी ऐसे सेंटेंस दिखेंगे, you will get the trick to solve it. Okay, now see, I am thinking you are wrong. मैं सोच रहा हूँ कि तुम गलत हो. ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि तुम गलत हो. मुझे लग रहा है या मैं सोच रहा हूं, नहीं, मुझे लगता है कि तुम गलत हो. तो आई एम थिंकिंग नहीं. ओके, अब यहाँ पर अगर आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ यहाँ तक होता आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, तो सेंटेंस करेक्ट था. बट यहाँ देखो आगे सेंटेंस है आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग. तो हम थिंकिंग को कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ सी, तो क्या आएगा यहाँ पे? आई थिंक यू आर रॉन्ग. क्लियर? नाउ सी, शी इज सीमिंग सैड. वो उदास लग रही है. तो शी सीम्स सैड, वो उदास है. सीम्स, सीमिंग नहीं था. करेक्ट आंसर इज सीम्स. Now she is having a cellular phone. What do you mean by cellular phone? Cellular phone means mobile. Cellular का शॉर्ट फॉर्म है सेल. सेल फोन, सेल फोन यूज करते हो आप वर्ड, दिस इज माई सेल फोन. तो सेल फोन शॉर्ट फॉर्म है सेल्यूलर फोन का. ओके, तो इसीलिए जैसे हम इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं नेट, आप बोलते नेट पैक खत्म हो गया, तो नेट किसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा? इंटरनेट का. तो इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म नेट, सेल्यूलर का शॉर्ट फॉर्म सेल.
नाउ ही इज हैविंग अ सेल्यूलर फॉर्म, हैविंग गलत, ओके क्या होगा, ही हैज, उसके पास एक सेल फोन है। नाउ सी, आई थिंक ऑफ गोइंग टू मलेशिया, आई थिंक मैं सोचता हूं, नो ये गलत, यहां पर आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। नाउ सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस, ध्यान देना आप, यहां पर वर्ब क्या है, सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। मैंने आपको बताया है वर्ब में कंटिन्यूअस फॉर्म V1 ing, बट यहां पर थिंक में आप कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते, आप इसको वर्ब की जगह यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। चेक आउट दिस, आई थिंक ऑफ गोइंग, यहां पर वर्ब क्या है, गोइंग, वर्ब गोइंग है, गो में हमने ing लगाया है, यहां पर आई एम थिंकिंग एक फ्रेज है, थिंक को हमने वर्ब की जगह यूज नहीं किया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, गोइंग, वर्ब थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग को हम वर्ब की जगह यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे गोइंग है तो इट्स ओके, ये थिंकिंग फ्रेज है, क्लियर, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आई थिंक नहीं, आई एम थिंकिंग of going to Malaysia. I hope these sentences are clear to you all. Now we'll move forward to the next. I hope students आपको वो sentence समझ में आ गए हैं. Now these sentences are of different type. हमने singular verb, plural verb किया है. Singular subject के साथ singular verb, plural subject के साथ plural verb. See, अगर मैं बोलूं this is my car या he is my brother. Now यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए is, यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए is, ये this लगा है इसलिए is. क्लियर? अगर इनकी जगह होता these are my cars, they are my friends. क्या फर्क है दोनों में? क्या डिफरेंस है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल वर्ब. ये आपको बहुत अच्छे से आता है, बेसिक थिंग है. अब ये सिंपल सेंटेंस है. अब इन्हीं रूल्स को, सिर्फ इन्हीं रूल्स को हम थोड़े से डिफिकल्ट और लेंदी वाले सेंटेंस में रख के देखते हैं कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द सेंटेंस और नॉट. तो लेट्स स्टार्ट. Now see, a scooter and a car. A scooter and a car. कितनी चीजें हो गई बेटा? 1 और 2. एक स्कूटर और एक कार. Is my means of transport. मेरे means of transport means मुझे अगर कहीं जाना है तो मेरे पास क्या क्या मीडियम है, क्या क्या साधन है, क्या क्या रिसोर्सेज है. एक स्कूटर है मेरे पास और एक कार है. टोटल कितनी चीजें हुई? 2 मीन्स प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. क्या लगा है यहां पर? इज. क्या होगा? आर. क्या होगा? आर. समझ में आ रहा है? इजी ट्रिक है, बट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, थोड़ा सा वहां पे ट्रिक देखो कि किस हिसाब से सेंटेंस सॉल्व होगा. कम ऑन, वन मोर. ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग आर अगेंस्ट द लॉ. ब्रेक करना, किसी के घर चोरी करना, ताला तोड़ना. ब्रेक. नाउ टू ब्रेक फ्रेजल वर्ब है, मीन्स टू एंटर विदाउट परमिशन. बेटा ये भी लिख लेना रजिस्टर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे फ्रेजल वर्ब. टू ब्रेक का मतलब है किसी के घर में या कहीं किसी भी जगह पर बिना परमिशन के एंटर होना. उसी ब्रेक के लिए ये यूज किया गया है ब्रेकिंग. ब्रेकिंग मींस आप किसी के घर का ताला तोड़ रहे हो या किसी के घर में बिना परमिशन के आप अंदर जा रहे हो. तो ब्रेकिंग का मतलब ही है बिना परमिशन के अंदर जाना, बिना परमिशन के अंदर जाना.
नाउ सी ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, तो जब आप बिना परमिशन के आप ब्रेक कर रहे हो और तो मीन्स अंदर जा रहे हो, तो यहाँ एंटरिंग दूसरा एक्शन हुआ क्या? नो, ब्रेकिंग और एंटरिंग एक ही चीज हुई, एक ही। किसी के घर में बिना परमिशन घुसने के लिए ही ब्रेकिंग यूज होता है, तो ब्रेकिंग में ही एंटरिंग आ गया। एंटरिंग अलग कुछ चीज है ही नहीं, तो यहाँ पर आर गलत है, यहाँ होना चाहिए इज। ओके, चेक आउट द नेक्स्ट। नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल। नाइदर नॉर क्या लगा है यहाँ पर? नाइदर नॉर। हमने नाइदर नॉर वाले यूज, नाइदर मीन्स ना तो ये ना तो वो, ना तो ये ना तो वो, दैट मीन्स दोनों में से एक भी नहीं। नाइदर माई मॉम नॉर माई डैड इज कमिंग, दैट मीन्स ना तो मेरे फादर आ रहे हैं ना मेरी मॉम आ रही हैं। तो कितने लोग आ रहे हैं? दोनों में से एक भी नहीं आ रहा, दोनों में से एक भी नहीं। तो व्हेनेवर नाइदर नॉर यूज होता है, बेटा ये भी अपने रजिस्टर में लिखना, नाइदर नॉर यूज होता है, दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। नाइदर नॉर मीन्स दोनों में से एक भी नहीं। क्लियर? तो जहां नाइदर नॉर यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में क्या लगता है? V1 में S या V1 प्लस ES। क्लियर? अब स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है? गो। गो है जो रॉन्ग है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें V1 में S चाहिए या ES चाहिए? नाउ गो है। रिमेंबर कल हमने रूल किया था, जो भी वर्ड ओ पे खत्म हो रहा है, जो भी वर्ड ओ पे खत्म होगा उसके आगे ES लगेगा, तो क्या बन जाएगा? गोस। द आंसर विल बी गोस। क्या हो जाएगा आंसर? गोस। ओके, नाउ सी 5 years आर द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस। ना पहली बात तो ये समझो, मैक्सिमम सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, सजा। बेटा जितने भी मैं सेंटेंसेस में आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, मीनिंग दे रही हूँ, आप उसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। ओके, यहाँ पर सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंस है। ये कंफ्यूजिंग नाउन के सेगमेंट में आता है। सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में जब यूज हो रहा है, जिसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, उसका मतलब होता है पनिशमेंट, सजा। डेथ सेंटेंस, मौत की सजा। 14 year सेंटेंस, दैट मीन्स 14 साल की सजा। अब यहाँ देखो, 5 years आर द मैक्सिमम सेंटेंस, 5 साल की सजा होगी उसको ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। कितने साल की सजा? 5 साल की। नाउ सी, फॉर दैट ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स क्राइम, जुर्म। ओके, सेंटेंस ये कह रहा है उसको इस जुर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा होगी, 5 साल की सजा होगी, सजा सेंटेंस। क्लियर? अब सी 5 years आर द मैक्सिमम सेंटेंस? नो, 5 years आर नहीं, इज। क्यों इज? हम बोल रहे हैं 5 साल की सजा, तो 5 साल एक कलेक्टिव नाउन। 7 days is not a big time for me to work. 100 miles is not a big distance for him to walk. हमने कंफ्यूजिंग नाउन जब किया था, मैंने आपको ये कराया था, मैंने आपको तब रूल्स में कराया था नाउन्स के रूल में कि whenever यूनिट ऑफ काउंटिंग, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ डिस्टेंस के सामने नंबर लग जाता है, तब वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। देखो बेटा, एक दूसरे से चीजें कितनी इंटरलिंक्ड हैं। टेंसेस की एक्सरसाइज में हमें नाउन का रूल याद रखना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नाउन की जगह पर है, और नाउन के सब्जेक्ट में हमें ये चेक करना पड़ेगा नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब 5 years की बात हो रही है, जब भी यूनिट ऑफ काउंटिंग, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ मनी, इनसे पहले नंबर लग जाएगा तो वो एक सिंगुलर डिजिट बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, ये आर गलत है। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट।
here is the keys to the first floor room. Here is the keys. Now यहाँ subject क्या है? Here subject नहीं है. Here subject नहीं है. Here means यहाँ. Here, there, these are the phrases to start the sentence. Now see. Here, there, ये हमेशा सेंटेंस में स्टार्टिंग में लगेंगे. Here is my key. ओके, स्टार्टिंग में भी लगते हैं और एंडिंग में भी लगते हैं. Come here, go there. तो जब एंडिंग में लग रहे हैं तो वो जगह बता रहे हैं. Come here means यहाँ आओ. Go there means वहां जाओ. My books are there. मेरी बुक्स वहां हैं. जगह बता रहे हैं. बट जब ये स्टार्टिंग में लग रहे हैं, सेंटेंस की बिगिनिंग में लग रहे हैं बेटा, तब ये एक सेंटेंस को स्टार्ट करने का फ्रेज है. ये सब्जेक्ट नहीं है. ओके, अब सब्जेक्ट ये नहीं है. अब यहां पर इस वर्ब लगा है किस सब्जेक्ट के लिए? तो इसका सब्जेक्ट क्या है? हमारा सेंटेंस वर्ब किसके लिए लगेगा? सब्जेक्ट के लिए. बट इस तो लगा है, वर्ब तो लगा है, पर सब्जेक्ट कहां गया इसका? कहां घूमने चला गया? ढूंढते हैं आगे हम. Here is the keys. ये है सब्जेक्ट. नाउ कीज क्या है बेटा? कीज है प्लूरल. की और की, सी. कीज प्लूरल है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब. नाउ सी, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये सेंटेंस दिया है कि अगर आप इसको सब्जेक्ट मान लो, हेयर सब्जेक्ट मान लो, हेयर सिंगुलर है, उसके साथ इज लगा है, मतलब सेंटेंस करेक्ट है. बट नो, आपको सारे रूल्स पता हैं, आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कीज. कीज के साथ लगेगा आर. इज रॉन्ग. तो डोंट गेट कंफ्यूज. अगर सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट हो रहा है तो वो सब्जेक्ट नहीं होता बेटा. आगे देखो, वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा ही, और जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा. सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब. समझ में आ गया ये पूरा? आई होप you have understood all the sentences. Now I'll move forward. So students, we have completed some of the sentences for practice. Now जो रूल हमने day before yesterday किया था, conditional clause वाला, टेंस में कंडीशनल क्लॉज वाला हमने सेंटेंस किया था. आई एम रिकॉलिंग द रूल सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू सॉल्व दीज सेंटेंसेस. ओके, हमारा रूल ये था कि अगर सेंटेंस कंडीशनल है और वहां पर कंडीशनल क्लॉज दिए गए हैं या टाइमिंग क्लॉज दिए गए हैं, अनलेस, until, whenever, when, after, before, ये सब टाइमिंग क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, until, if, suppose, imagine, provided. अगर इनमें से एक भी वर्ड दिया है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल हैव या सब्जेक्ट प्लस विल. क्लियर? दैट मीन्स एक टेंस V1 होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर होगा. एक सिंपल प्रेजेंट होगा, एक सिंपल फ्यूचर होगा. सिंपल प्रेजेंट कौन सा होगा? जो वर्ब कंडीशनल या टाइमिंग क्लॉज के पास लगा है वो V1 होगा. क्लियर? अब हमने एक और चीज डिस्कस की थी, एक सेंटेंस में दो बार विल, कंडीशन में तो नहीं आएंगे, कंडीशनल क्लॉज में नहीं आएंगे, एंड लग के आ सकते हैं. सी, इफ ही विल कम आई विल हेल्प यू. इसकी जगह अगर एक मैं सेंटेंस लिखूं, ही विल कम एंड आई विल गो. चेक आउट द सेंटेंस. ही विल कम एंड आई विल गो. सेंटेंस में क्या दो विल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, अगर सेंटेंस एंड से है तो. क्लियर? एंड है तो आ सकता है, बट अगर सेंटेंस कंडीशनल है या टाइमिंग क्लॉज दिया है तो दो बार विल नहीं आएगा. तो एक आएगा सिंपल प्रेजेंट, एक आएगा सिंपल फ्यूचर. चेक आउट दिस. इफ ही विल कम आई विल हेल्प यू. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? चेक आउट दिस. इफ के बाद क्या चाहिए हमें? V1. आगे क्या चाहिए हमें? विल प्लस V1. क्लियर? अब यहां तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, गलती कहां है? यहां. तो ये गलत है, ये सेंटेंस ही गलत हो गया. अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? इफ ही कम्स. सब्जेक्ट के बाद V1 चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, V1 में S है, तो ये करेक्ट है. नाउ सी, आई विल हेल्प यू.
नाउ द स्ट्रक्चर इज करेक्ट। सेंटेंस में इफ है, इफ के बाद आने वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सिंपल फ्यूचर। क्लियर? अब अगर इसी सेंटेंस को वो पास्ट टेंस में देके आपको कंफ्यूज कर दे, सी अगर यहां इफ ही कम्स की जगह इफ ही केम होगा, कम केम कम, V2 फॉर्म क्या है? केम। तो अगर यहाँ इफ लगा है और वो यहां पर आपको केम दे रहे हैं तो विल का हो जाएगा वुड, विल का हो जाएगा वुड। सेंटेंस ऐसा भी करेक्ट है, सेंटेंस ऐसा भी करेक्ट है। डील ये है कि अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ सिंपल फ्यूचर है, यहाँ सिंपल पास्ट है तो यहाँ फ्यूचर का विल का पास्ट टेंस लगा है। क्लियर? ये दोनों सेंटेंस याद रखना। नाउ सी, अब सेंटेंस का थर्ड फॉर्म देखो। नाउ इफ ही वुड हैव कम, आई वुड हैव हेल्प यू, क्या 2 बार वुड हैव आ सकता है? नो। ये वाला वुड हैव तो करेक्ट है, गलती कहाँ है? ये वाले में। तो ये सेंटेंस गलत है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इफ ही हैड कम आई वुड हेल्प यू। रिमेंबर कल हमने ये रूल किया था, इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव चाहिए। रिमेंबर? नाउ सी, अब स्ट्रक्चर ये बन गया, हैड प्लस V3 होगा तभी आगे वुड हैव आएगा, 2 बार वुड हैव नहीं, 2 बार वुड हैव नहीं। और हैड कहां आएगा? इफ के बाद। जो इफ के बाद वर्ब है वहां पर हैड प्लस V3 होगा और आगे वुड हैव होगा। क्लियर? सी, फर्स्ट फॉर्म दिस बेसिक वन, ये फर्स्ट, ये पास्ट टेंस में सेकेंड, ये परफेक्ट में थर्ड। एक ही सेंटेंस के अलग अलग फॉर्म है। एरर किसी भी टाइप में आपको आ सकता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। समझ में आ गई ये? अब इसके बाद we'll do something. So students, जो हमने इससे पहली स्लाइड में लास्ट सेंटेंस किया है उसी रूल के ऊपर वन मोर सेंटेंस। अब आप बताएंगे गलती कहाँ है। इफ हैड प्लस ऑब्जेक्ट, हैड लगा है इफ के बाद, दैट मीन्स ये तो ठीक है। आगे देखिए, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम। इफ ही हैड मनी, आई वुड की जगह आई वुड हैव, I would have helped him। अब would have लगा है तो यहां पर V3 चाहिए, तो करेक्ट आंसर है if he had money I would have helped him। यहां पर had लगा है, if लगा है तो इसके आगे हमें would have चाहिए ही। ओके, now check out this, if you will study you will succeed। अब अगेन कंडीशनल क्लॉज, if लगा है, यहां will लगा है, यहां will लगा है। क्या गलती है? गलती कहाँ है? गलती यहाँ, गलती यहाँ है, क्योंकि इफ के बाद विल नहीं आएगा, विल इज रॉन्ग। यहाँ पे आएगा इफ यू स्टडी, जो यहाँ दिया है विल हट जाएगा। इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड। व्हाई? इफ के बाद वाला सिंपल प्रेजेंट, उसके आगे सिंपल फ्यूचर। ओके, वन मोर, इफ यू स्टडीड यू वुड सक्सीड। हमने इससे पहली वाली स्लाइड में भी किया है। अगर ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। नाउ सी, स्टडी का स्टडीड, विल का वुड, तो ये सेंटेंस करेक्ट, ये सेंटेंस करेक्ट। नाउ चेक आउट, ये सेंटेंस ये दो एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने आपको पहले इजी कराए हैं, अब मैं आपको जो सेंटेंस उन्हीं रूल्स के ऊपर करा रही हूं, ये आपके एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है। चेक इट आउट। इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, पीपल आर स्टार्विंग। नाउ सी, सेंटेंस कंडीशनल है। इफ इज किस में लगता है? इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, दैट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट है। अब इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट है, तो ये तो करेक्ट है। आगे क्या चाहिए? आगे हमें फ्यूचर चाहिए। तो इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, पीपल आर स्टार्विंग, नो, पीपल वुड बी स्टार्विंग, या पीपल विल बी स्टार्विंग, सॉरी, पीपल विल बी स्टार्विंग। अगर खाने की कमी पड़ती है तो लोग भूखे मर जाएंगे, विल बी स्टार्विंग।
एक हमारा सिंपल प्रेजेंट, दूसरा हमारा फ्यूचर टेंस. ओके, नाउ सी, आफ्टर द लेटर रीच्ड मी, आफ्टर द लेटर रीच्ड मी. अभी तक हम इफ वाले कर रहे थे, दैट इज कंडीशनल क्लॉज. अब हम कर रहे हैं टाइमिंग वाला. टाइमिंग वाला वर्ड हो तो भी उसके बाद हमारा यहाँ V2 लगा है, एंड आई शैल नो द रिजल्ट. आफ्टर द लेटर रीच्ड मी, आई शैल नो द रिजल्ट. एरर कहाँ है बताइए जल्दी, एरर कहाँ है? चेक इट आउट एंड टेल मी द एरर. इसका एरर आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस, एंड इसका आंसर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी. सो दिस इज योर चैलेंज टू सॉल्व द सेंटेंस एंड गिव मी द करेक्ट फॉर्म, एंड आई विल give you the answer in the next lecture. So students, that's all for today. We have done the practice set of errors of tenses. Tomorrow again I'll do some of the practice sentences of errors of tenses, और उसके बाद we will start active passive voice. But errors of tenses hot favorite है examiners का. बहुत सारे sentences tense के errors पर आते हैं, तो जितनी ज्यादा practice करोगे उतना ज्यादा ही आपको perfection आएगा. So tomorrow again I'll do the practice set of errors of tenses, then I'll move forward to the next topic. Till then, be safe, study hard.